हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ये अगला वीडियो करते हैं। छठवां भाग है वीडियो का, हमारे छठवां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, नागरिकता। अब जो है हम भाग 3, इसमें जो है मूल अधिकार हम पढ़ेंगे। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अधिकार तार्किक दावे हैं, ये राज्य और समाज के समक्ष दावे हैं। वही अधिकार दिए जा सकते हैं जो समाज और व्यक्ति के हित में हो। सदैव तार्किक और नैतिक अधिकार दिए जाएंगे। मौलिक अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए दिए जाने वाले अधिकार मौलिक अधिकार मूल अधिकार हैं। व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक विकास आदि के लिए मौलिक अधिकार परम आवश्यक हैं। इतिहास, इसका जो इतिहास देख लेते हैं। 1215 में इंग्लैंड में अधिकारों की मांग की गई। राजा के खिलाफ सुरक्षित अधिकारों की मांग की गई। वहाँ के व्यापारियों ने यानी ऐसे अधिकार जिन्हें सरकार भी न छीन सके, इसे अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। मूल अधिकारों का जन्म जो इंग्लैंड में हुआ, और मैग्ना कार्टा स्थल का नाम है वहाँ के। भाग 3 मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1791 में यूएस के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन करके बिल ऑफ राइट्स जोड़ा गया। यानी अमेरिका ऐसा पहला देश है जहां पहली बार लिखित रूप से संविधान में मौलिक अधिकार मिलते हैं। भारत में संविधान के मौलिक अधिकार अमेरिका से प्रेरित हैं। अमेरिका प्रथम राष्ट्र है जिसने संयुक्त राष्ट्र में भी मौलिक अधिकारों की प्रस्तावना दी थी। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो संविधान निर्माताओं के पास चुनौती थी कि कौन से अधिकार दें और कौन से बाद में दें। जो अधिकार दिए गए उन्हें मौलिक अधिकार कहा गया। जो अधिकार भविष्य में उपलब्ध होंगे उन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया। भाग 4 में उपलब्ध होंगे डीपीएसपी। ये अधिकार संरक्षित नहीं है, यानी इसको जो है दावा नहीं किया जा सकता। अधिकार के प्रकार: प्राकृतिक अधिकार, विधिक अधिकार, मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार आदि। विधिक अधिकार ऐसे अधिकार जो कानून बनाकर दिए जाएं। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार जो संविधान के सिर्फ भाग 3 में है। संवैधानिक अधिकार ऐसे अधिकार जो संविधान में तो हैं लेकिन भाग 3 में नहीं है। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण: भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक दिए हुए हैं। अनुच्छेद 14 से 32 तक इसे 6 भागों में बांटा गया है। अनुच्छेद 33, 34, 35 में कुछ अपवाद हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों को 7 भागों में बांटा गया था। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 भागों में है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था। इसे मोरारजी सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 में संशोधित करके इसे मौलिक अधिकार से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 में अनुच्छेद 300 के क्लॉज ए में विधिक अधिकार कर दिया गया। 6 मौलिक अधिकार हैं, इनको देखते हैं। समानता का अधिकार ये 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, यानी अनुच्छेद 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 स्वयं मौलिक अधिकार है। इसी विशेष गुण के कारण भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। मौलिक अधिकार के अलावा अन्य अधिकार: 300 संपत्ति का अधिकार। 265 बिना कानून बनाए कोई कर नहीं ले सकते। और 301 कहीं भी व्यापार करने का अधिकार। 326 मत देने का अधिकार। ये सब विधिक अधिकार हैं। कुछ मौलिक अधिकार के नागरिकों को मिले हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30।
मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। मौलिक अधिकार न्याय योग्य, वाद योग्य हैं और न्यायोचित हैं। यदि अधिकारों का हनन हो तो आप इसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। कोर्ट के द्वारा लागू कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा इसे सुरक्षा मिली है और इस अधिकार का अंतिम व्याख्याता सुप्रीम कोर्ट है। मौलिक अधिकार राज्य और व्यक्ति दोनों के खिलाफ सुरक्षित है। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, इन पर भी तार्किक निर्बंधन युक्त लगा सकती है। राज्य द्वारा युक्त निर्बंधन लगा सकती है। मौलिक अधिकार 368 की प्रक्रिया से संशोधित हो सकते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित हो सकते हैं। अनुच्छेद 14, 15, 16 से कोई कानून बन गया तो आपातकाल के दौरान उपचार नहीं मिलता है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। भारत में यूएस से लिया गया नॉन जस्टिबल फंडामेंटल राइट मैग्ना कार्टा संविधान का पार्ट 3 12 से 35। जन्म इसका इंग्लैंड में हुआ था। भारत में मौलिक अधिकार निम्न से संबंधित है। 1931 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग पटेल साहब ने की। नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों की झलक देखने को मिलती है। मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में अमेरिकी संविधान से अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा में यूनियन संघ की विधायिका, कार्यपालिका तथा प्रांतों की विधायिका, विधानमंडल और कार्यपालिका तथा स्थानीय अधिकारी, नगरपालिका, पंचायत, डीएम, जिला बोर्ड आते हैं। अन्य प्राधिकारी, सरकारी विभाग, जितने भी निकाय जो राज्य की पूंजी से चल रहे हैं वे राज्य की परिभाषा में आएंगे। प्राइवेट संस्था जो सरकारी कार्य कर रही है वे भी राज्य के अंतर्गत आएंगी। आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा। इसमें जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है। अनुच्छेद 13 इसको देखते हैं। क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3 तीन क्लॉज हैं इसमें। संविधान बनने के पहले के कानून जिस मात्रा तक मौलिक अधिकार के खिलाफ है उस मात्रा तक शून्य होंगे। फिर है अनुच्छेद 13 का क्लॉज 2 संविधान बनने के बाद राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का हनन करे। अगर पूर्ण रूप से हनन करे तो पूरा शून्य होगा, या एक भाग हनन करता है तो एक भाग शून्य होगा। फिर है अनुच्छेद 13 का क्लॉज 3 विधि की परिभाषा। विधानमंडल ने कानून बनाया जाए, कार्यपालिका द्वारा आदेश, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए आदेश, अध्यादेश, नियम, उपनियम। संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में प्रथम संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें कहा गया कि 9वीं अनुसूची में संशोधन करके डाल या रख दिया जाएगा, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। उस समय जमीन का अधिकार मूल अधिकार था। उस समय जमींदारी पद्धति को खत्म कर भूमिहीनों को भूमि दी जा रही थी। जमींदारी उन्मूलन हो रहा था, भूमि सुधार आंदोलन आ रहे थे, तो विवाद उत्पन्न हुआ और इस व्यवस्था से जुड़ा हुआ पहला केस 1951 में शंकरी प्रसाद केस सुप्रीम कोर्ट में गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस केस में व्याख्या करनी पड़ी। संविधान संशोधन करके फंडामेंटल राइट कम किए जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 13 यानी अनुच्छेद 13 का क्लॉज 3 में नहीं आएगा संविधान संशोधन। फिर 1965 में सज्जन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहला निर्णय जारी रखा। इसमें जो है संविधान संशोधन क्लॉज अनुच्छेद 13 का क्लॉज 3 के अधीन नहीं आएगा। गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 11 जजों की बेंच थी। इसमें जो संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 का क्लॉज 3 के अंदर नियम या कानून माना जाएगा, यानी संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकते हैं। इस केस से यह पता चला कि मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन नहीं होगा। अनुच्छेद 24
24वां संशोधन हुआ था जो संविधान का 1971 में। इंदिरा गांधी ने संविधान में जो है अनुच्छेद 13 में क्लॉज 4 में यह लिखवाया कि अनुच्छेद 13 का क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 में जहाँ जहाँ कानून लिखा है उस कानून में संविधान संशोधन नहीं आएगा, तथा अनुच्छेद 368 में संशोधन करके यह बताया गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। इसके अनुसार फंडामेंटल राइट संशोधन कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं आएगा। केशवानंद भारती केस 1973, 13 जजों की बेंच, आज तक की सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का सबसे बड़ी बेंच का केस। इस केस में वकील पालकीवाला साहब, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के किसी भाग में प्रस्तावना भी संशोधन हो सकती है, लेकिन मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। मूल ढांचे का वर्णन समय समय पर सुप्रीम कोर्ट करेगा। इस केस द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। मूल ढांचे के सिद्धांत में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में बराबर शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा इन तीनों में संतुलन स्थापित किया गया ताकि ये तीनों अंग सुचारू रूप से कार्य कर सकें। इसमें यानी मूल ढांचे में संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का संघात्मक ढांचा, संसदीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, न्यायपालिका की शक्ति, पंथ निरपेक्षता आदि। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 368 के क्लॉज 4 में संविधान संशोधन किया गया तो किसी कोर्ट में न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। ये इंदिरा गांधी द्वारा करवाया गया था। फिर 1980 में मिनर्वा मिल्स केस, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने 368 में क्लॉज 4 को समाप्त कर कहा कि 368 का क्लॉज 4 संविधान के मूल ढांचे का हनन कर रहा है, इसलिए इसे समाप्त किया गया। निष्कर्ष इसका यह निकला कि जो है अनुच्छेद 13 का क्लॉज 1 संविधान के पहले के कानून फंडामेंटल राइट, फिर क्लॉज 2 संविधान बनने के बाद का कानून, फिर है कानून की परिभाषा, फिर है 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 में नहीं आएगा। इसका निष्कर्ष यह है कि फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है, वह संशोधन करके फंडामेंटल राइट कम कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे का हनन नहीं कर सकते। अनुच्छेद 13 से संबंधित सिद्धांत: आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत, मूल ढांचे का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत: इस सिद्धांत में यह बताया गया कि यदि कोई कानून जो मूल ढांचे या मूल अधिकार का हनन कर रहा है तो वह तब तक शून्य रहेगा जब तक वह मूल अधिकार प्रभाव में है। यदि वह अधिकार समाप्त या प्रभावहीन हो जाता है तो यह कानून स्वतः प्रभाव में आ जाएगा। फिर पृथक्करणीयता का सिद्धांत, इसमें वह कानून जिस मात्रा तक मूल अधिकार का हनन करेगा उस मात्रा तक शून्य रहेगा। फिर अधित्याग का सिद्धांत, जनता द्वारा त्यागे गए मूल अधिकारों के खिलाफ राज्य कानून बना सकती है, लेकिन यह सिद्धांत भारत में प्रभाव में नहीं है, यह अमेरिका के संविधान में लागू है। मूल ढांचे का सिद्धांत, फंडामेंटल राइट संशोधित हो सकते हैं लेकिन मूल ढांचे का हनन नहीं कर सकते हैं। मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकार सीमित कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट को संशोधन करके हटा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 के अंतर्गत कानून नहीं माना जाएगा। 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसका उद्देश्य यह था कि यदि कोई कानून 9वीं अनुसूची में रख दिया जाएगा तो न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। 2007 में इंदिरा आयर कोयलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद सभी कानूनों पर लागू होगा। ये लागू होगा कि मूल ढांचे के आधार पर 9वीं अनुसूची में भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है।
24 अप्रैल के बाद के 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों का मूल ढांचे के आधार पर न्यायिक समीक्षा हो सकती है। फिर है